हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साहित्यकार अपने युग की समस्याओं का आकलन अपनी कृतियों में निश्चय ही करते हैं। एक जागरूक साहित्यकार अपने सामयिक परिवेश की उपेक्षा कर किसी कृति की रचना नहीं कर सकता। वह जिस समाज में जीता है उसकी उपेक्षा करना संभव ही नहीं। कोई भी ऐतिहासिक कृति तब तक सफलता का दावा नहीं कर सकती जब तक उसमें युगीन समस्याओं का उल्लेख ना हो। मोहन राकेश कृत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उल्लेखनीय है आषाढ़ का एक दिन नाटक। यह एक ऐसा नाटक है जिसमें एक और आधुनिक बोध के आयाम हैं तो दूसरी ओर रोमांटिक भावबोध भी है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का श्रेष्ठ नाटक ही नहीं बल्कि यह हिंदी के सार्वकालिक श्रेष्ठ नाटकों में से भी एक है, जिसको रंगमंच से जोड़कर भारतेंदु ने जन आंदोलन के एक उपकरण के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया था। यह हिंदी नाटक का पहला ऐसा उदाहरण है जहां नाटक के साथ समग्र नाटकीय परिकल्पना दर्शकों के सामने आती है। पश्चिमी नाटक और रंगमंच की नकल पर हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास का राकेश जी ने हमेशा विरोध किया है। दोस्तों, इस नाटक का महत्व इसी बात में है कि यह भारतीय रंगमंच को भारतीय रंग परंपरा से जोड़ता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम आषाढ़ का एक दिन नाटक के हर पहलू पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इस नाटक में इतिहास और कल्पना को किस तरह से इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय आषाढ़ का एक दिन। और सबसे पहले जानेंगे इस नाटक के नामकरण के विषय में। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नामकरण दोस्तों कथा वस्तु के आधार पर है। सारी कथा वस्तु आषाढ़ के एक दिन में सिमट कर आ गई है। कथानक का आरंभ और अंत दोनों ही आषाढ़ के एक दिन में ही होते हैं। कथानक का आरंभ आषाढ़ के प्रथम दिन होता है। मेघ गर्जन और वर्षा का स्वर सुनाई पड़ता है। रंगमंच पर मल्लिका प्रवेश करते ही अपनी माँ अंबिका से कहती है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ मैं। मल्लिका के वस्त्र गीले हैं। यहीं से माँ और पुत्री के वार्तालाप से कथा का प्रारंभ हो जाता है। समस्त प्रथम अंक में आषाढ़ के प्रथम दिन का वातावरण छाया रहता है। आप अंत में देख लीजिएगा, अंत में जब कालिदास उज्जैनी को प्रस्थान करते हैं उस समय भी वर्षा का वातावरण है। साथ ही साथ वर्षा और मेघ गर्जन का स्वर सुनाई पड़ता है। तीसरे अंक का दृश्य भी आषाढ़ के प्रथम दिवस की वर्षा का है। मेघ गर्जन का शब्द सुनाई पड़ता है। सर और वस्त्रों से पानी निचोड़ते हुए मातुल प्रवेश करता है और मल्लिका से कहता है, यह आषाढ़ की वर्षा मेरे लिए काल हो रही है। और जब कालिदास राजपद छोड़कर कश्मीर से मल्लिका के घर आते हैं उस समय भी आषाढ़ का प्रथम दिवस है। बिजली कौंध रही है और मेघ गर्जना कर रहे हैं। इस प्रकार कालिदास विरक्त होकर मल्लिका के यहाँ से जाने को होते हैं उस समय भी आषाढ़ के प्रथम दिवस का दृश्य उपस्थित है। उस समय भी बिजली चमक रही है और हमें मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है। जब कालिदास चले जाते हैं तो उनके जाने पर भी बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है। दोस्तों, इस विवेचन से स्पष्ट है कि नाटक का सारा कथानक आषाढ़ का एक दिन में सिमटकर आ गया है। दोस्तों, नाटककार मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक हिंदी नाटकों में एक विशिष्ट शिल्प रचना के लिए स्मरण किया जाता है। इसमें राकेश जी ने ऐतिहासिक कथा भूमि पर आधुनिक भावबोध अथवा समकालीन युग धर्म को नाटक के रूप में खड़ा कर दिया है। यह नाटक महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। कालिदास के जीवन के प्रकाशन के साथ में नाटककार ने यह सत्य स्पष्ट किया है कि मनुष्य भावुकता में खोया रहकर जीवन के यथार्थ से मुख नहीं हो सकता है।
मल्लिका के समान जीवन का यथार्थ उसे आत्मसमर्पण करने के लिए विवश ही कर देगा। इस नाटक में दोस्तों दो प्रमुख पात्र हैं, पहला है कालिदास और दूसरा है मल्लिका। दोनों क्रमशः प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के प्रतिनिधि पात्रों के रूप में चित्रित है। नाटक का नायक कालिदास भोगों से उबकर संन्यास ग्रहण करता है और जबकि मल्लिका भौतिक आवश्यकताओं के कारण विलोम के साथ रहने को विवश होती है। यह कालिदास की कीर्ति और जीवन पर आधारित नाटक है। नाटककार ने इसमें स्पष्ट किया है कि भावनात्मक प्रेम का आश्रय लेकर मनुष्य जीवन के यथार्थ से अलग नहीं रह सकता है। संसार में मनुष्य का जीवन केवल भावना के सहारे नहीं चल सकता। भौतिक आवश्यकता के कारण उसे यथार्थ के धरातल पर आना ही पड़ता है। ये सब जब आप इस नाटक को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है। इस नाटक का कालिदास अपनी ऐतिहासिकता के बावजूद नया है, मौलिक है और राकेश के मूल मंतव्य का वाहक भी है। इस नाटक का बाह्य परिवेश ऐतिहासिक है और जो इसके पात्र हैं वे भी ऐतिहासिक है, किंतु नाटक का कथानक जितना ऐतिहासिक है उससे भी अधिक वो युगीन है। आषाढ़ का एक दिन के व्यक्ति युग बोध एवं सामाजिक चेतना के विषय में डॉक्टर अवस्थी ने भूमिका के प्रारंभ में लिखा है। आषाढ़ का एक दिन में एक ऐसे कथानक का प्राख्यान है जिससे सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व है और यही इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। इस द्वंद्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध भी है। इस नाटक में आध्यात्मिक और भौतिक दर्शनों में किसी एक का चुनाव करने में असमर्थ व्यक्ति के अंतर्द्वंद्व और उसकी छटपटाहट को, साथ ही साथ स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों के अंतर्विरोध को युग संदर्भों के माध्यम से नए भाव बोध के परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। और जो यह मनुष्य का अंतर्द्वंद्व है यह हमेशा चलने वाला है। कालिदास के संबंध में कुछ जनश्रुतियां प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि उनका प्रेम संबंध फूलों का काम करने वाली किसी कन्या से था। कभी कभी तो यहाँ तक सुना जाता है कि वह कन्या उनके काव्य की प्रेरक थी, लेकिन आलोचकों ने जनश्रुति पर पर्याप्त विचार विमर्श किया और फिर यह निष्कर्ष निकाला कि अनेक रचनाओं में प्रेम के विविध पक्षों का जैसा सजीव और मार्मिक वर्णन हुआ है, इसको देखते हुए उन्हें एक प्रेमी के रूप में कल्पित करके शायद इस तरह की जनश्रुतियां गढ़ी गई होंगी। दोस्तों, इस नाटक में मिथक और इतिहास जो बाद में केवल मिथक बन जाता है इसका उपयोग किया गया है। इसमें मध्यकालीन बोध और आधुनिक बोध के साथ साथ रोमांटिक बोध भी पूरी तरह उभरा है। यदि ध्यान से देखा जाए तो लगता है कि जो इसकी मूल चेतना है वह रोमानी है, किंतु कहीं कहीं इस रोमानियत के पार्श्व में आधुनिक बोध आ खड़ा हो जाता है। कालिदास और मल्लिका का संपर्क इसकी गवाही देता है। इन दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का सूत्र है वह बिना कटे टूटे एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। मल्लिका कालिदास की अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति का अनुभव करती है। यह एक रोमांटिक बोध है। पूरे नाटक में आदि से अंत तक जो रोमानी संस्पर्श है वह इसे रोमांटिक बोध से जोड़ देता है। कालिदास लौट आता है, उसके लौटने में एक थकान है, टूटन है। आधुनिक बोध के आयाम तो उस समय स्पष्ट होते हैं जब कालिदास घर लौट आता है और अपने ही घर में अपने को अजनबी, उबा हुआ, अपरिचित और आत्मनिर्वासित महसूस करता है, जो कि सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि इनमें आधुनिकता का आयाम है। सच कहूं तो वह व्यक्ति है जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। दिनों की यात्रा करके थका हारा टूटा आया हूं कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूं। मैंने नहीं सोचा कि यह घर मुझे अपरिचित भी लग सकता है, पर सब कुछ अपरिचित लग रहा है
और तुम भी अपरिचित लग रही हो। दोस्तों, ये कालिदास की जो बातें हैं आधुनिक बोधमय स्थिति की सूचक है। अपने से अपरिचित, अपने ही घर में अजनबीपन का माहौल महसूस करना आधुनिक विसंगतियों की सूचना देने वाला आधुनिक बोध है। तो दोस्तों, ये हमने जाने आषाढ़ के एक दिन नाटक के विभिन्न पहलू। हिंदी भाषा में और भी बहुत से ऐसे नाटक हैं जिनके विभिन्न पहलुओं पर हम अपने आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। साथ ही हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों पर आगे के अध्यायों में हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।